हमारी पार्टी बिल्कुल इस अमेंडमेंट बिल के समर्थन में, क्योंकि हमारे जो पार्टी के संस्थापक है रामविलास पासवान जी, वो शुरू से ही अल्पसंख्यक वर्ग की बिहार प्रदेश में एक बुलंद आवाज थे। 2004 में उन्होंने एक आवाज उठाई थी कि बिहार प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई अल्पसंख्यक वर्ग होना चाहिए। तो 2004 में जब लोग इसकी बात चर्चा भी नहीं कर रहे थे, तब उन्होंने ये बात उठाई थी। तो ऐसा नहीं है, हमारा पार्टी हमेशा अल्पसंख्यक वर्ग के साथ खड़ा रहता है। और आज भी जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, जो 1995 के एक्ट को अमेंडमेंट, जो उसके एक्ट के प्रोविजंस में अमेंडमेंट ला रहे हैं, हम लोग उसके पक्ष में है। पर हाँ, अगर ऐसे कुछ लोग हैं जो इस पे वाइडर कंसल्टेशन चाहते हैं, अगर ये बिल कमेटी के पास जाती है, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। ऑपोजिशन काफी सवाल उठा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन एक पारदर्शी, जवाबदेही और समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के साथ एक प्रभावी कानून बनाने की ओर बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। इस संशोधन के तहत मुसलमान समाज के सभी वर्गों की भागीदारी का इंतजाम किया गया है। 21वीं सदी की जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है, द आवर ऑफ द नीड, महिलाओं के इंक्लूजन की बात की गई है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि विपक्ष को क्या समस्या है, क्या वो महिला विरोधी हैं? और दूसरी बात ये कि जो वक्फ की जो संपत्तियां हैं, उनका दुरुपयोग ना हो, वक्फ की संपत्तियों का जो निष्पक्ष तरीके से जो है, जो वक्त की प्रॉपर्टीज हैं, उनको आइडेंटिफाई की जाए। कोई विवाद हो तो कानूनी निस्तारण उसका निकाला जाए। तो इसमें क्या समस्याएं हैं? बल्कि मैं तो समझती हूँ कि इस संशोधन से वक्फ बोर्ड और जिम्मेदार और जवाबदेही बनेगा, और मेरे ख्याल से भ्रष्टाचार होने की संभावना कुछ कम होगी। जो फिलहाल जो स्थिति है, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली वक्फ बोर्ड में जो है, पिछले 2 साल से जो बेचारी विधवा महिलाएं हैं, बेवाएं हैं, बच्चे हैं, अनाथ बच्चे, यतीम बच्चे हैं, उनको जो वजीफा दिया जाता है वो कहाँ मिला है उन्हें? मस्जिदों के जो इमाम हैं उनको कहाँ तनख्वाहें वगैरह दी जा रही? तो कहाँ व्यवस्था से काम चल रहा है? तो इसीलिए ये कानून जरूरी है। ये सरकार का जो है, जो खासकर जो मुसलमान समुदाय है उनको, और जो वीकर सेक्शन है, ताकि उनको जो है उनको बेनिफिट्स मिले, कि वक्त का जो एक्चुअल पर्पस है वो सही तरीके से पूरा किया जा सके। Government of India has instructed state government to secure the Indo-Bangladesh border completely, so that no one can come inside the country. Accordingly, Assam government is maintaining strict vigil in the border area, and as of now, no one has entered into our country except those who have valid passport and visa and genuine and bona fide citizen of this country. However, I do hope that Government of India will do everything possible, and I am sure that Prime Minister is already doing it to ensure safety and security of the Hindu, Sikhs, Jain, Buddhist people, Christian people in Bangladesh. उन्होंने अपील भी करा है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में कि उनको जॉइंट सिल्वर मेडल दिया जाए। नहीं, बिल्कुल, उनने जो अपील की है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने जो अपने 3 बाउट्स लड़े थे वो उसमें उन्होंने जीत हासिल पाई थी, और उनको डिस्क्वालीफाई इस तरीके से करना, और कहीं ना कहीं हमारा जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है और जो पूरी टीम गई हुई है, उनका पुख्ता तरीके से लड़ाई लड़ना इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ, मैं मानती हूँ कि उनको हमारे जो सिल्वर मेडल उनको मिलना चाहिए था, उससे उनको वंचित रखा गया है। उम्मीद करती हूँ उनके साथ न्याय होगा। हरियाणा सीएम ने कहा है कि जब दिनेश फोगाट आएंगे उनका ग्रैंड वेलकम किया जाएगा, उनको एक मेडलिस्ट वाली सारी फैसिलिटीज़ दी जाएगी। बात फैसिलिटीज़ की नहीं है, सबसे बात इम्पॉर्टेंट है कि उनको उस समय पे समर्थन मिलना चाहिए था जब उन्होंने न्याय की लड़ाई लड़ी है, चाहे वो जंतर मंतर पे हो, तब पूर्व मुख्यमंत्री हों जो अब केंद्र में आ गए हैं, या अब के मुख्यमंत्री हों, उन्होंने किसी ने हरियाणा की बेटी की आवाज़ नहीं उठाई, बल्कि उसमें जातिवाद ढूंढने का काम किया, प्रांतों में लोगों को बांटने का काम किया। और अब वो सबसे बड़ी उनकी लाइफ की चुनौती है, जहाँ पे जीता हुआ मेडल वो हार गई हैं क्योंकि एक आर्बिट्रेरी डिसीजन लिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि हरियाणा सरकार
उनको पूरी मजबूती से लड़ाई लड़वाएगी। जो उन्होंने अपील की है उसमें उनका पूरा समर्थन करेगी। आज वक्त देखिए, मैं मानती हूँ कि आज का दिन जो है वो बहुत विनेश के लिए भी बैड लक रहा और सभी देशवासियों के लिए भी बैड लक था, क्योंकि जहां हम एक गोल्ड के लिए नजर टिकाए बैठे थे कि हमारे सिल्वर तो पक्का हो गया है और अब विनेश के गोल्ड के लिए जीतेगी और देश के लिए सोना लेकर आएगी, और अचानक ऐसी घटना हो गई है जिस पे बिलीव करना मतलब मुमकिन नहीं है या विश्वास नहीं हो रहा है, वो वाली चीज है। तो ऐसे लग रहा है कि वो कहावत सुनी है, अभी तक तो कहावत के रूप में सुनी थी कि भगवान थाली में देकर छीन लेता है, वो वाली स्थिति अभी मैं देख रही हूँ कि अभी तक वो कहावत सुनी थी और आज आंखों के सामने ऐसा होता हुआ देखा तो ऐसे बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि वास्तव में क्या ये चीज ऐसा हो गई है। जहां हम गोल्ड की ऊपर नजर टिकाए बैठे थे वहां न गोल्ड है न सिल्वर दिखाई दे रहा है। मोहाली पुलिस ने एक इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन के तहत 21 पर्सन हमने अरेस्ट करे हैं जो कि एक इलीगल साइबर एक सेंटर चला रहे थे, जिसमें कि अमेरिकन नेशनल्स के साथ में फ्रॉड करके वो उनको ठग रहे थे। इसमें जो 21 हैं उसमें 4 तो अफ्रीकन नेशनल्स हैं, बाकी डिफरेंट स्टेट से हैं, कुछ वेस्ट बंगाल से भी हैं, कुछ पंजाब से भी हैं, कुछ राजस्थान से, बिहार से भी हैं, तो कई सारे स्टेट से हैं। 17 मेल हैं, 4 फीमेल्स हैं, और ये इनका मॉडस ऑपरेंडी यही था कि एक एज पुलिस ऑफिशियल या कस्टम ऑफिशियल बन के जो अमेरिकन हैं उनको कॉल करते थे और उनको यही आगे बोलते थे कि मैक्सिकन बॉर्डर पे आपका ऐसे पार्सल पकड़ा गया है और उस पार्सल में ड्रग्स है, अगर आपने नहीं भेजा है और आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आपको हम एक URL भेज रहे हैं, आप अपनी इस पर इन्फॉर्मेशन दे दीजिए ताकि आप क्लियर हो जाए। बट वो URL एक स्पूफ्ड URL होता है जिससे उनके बैंक अकाउंट की सारी इन्फॉर्मेशन ये हैक कर लेते हैं, उनके फ़ोन को हैक कर लेते हैं, उसके बाद में उनके बैंक अकाउंट्स को खाली कर लेते हैं। ये अभी क्योंकि अभी हमने रिसेंटली कल ही सारा अरेस्ट किया है, तो अभी हमारे पास में 3 दिन के लिए 21 जो पर्सन्स हैं, 3 दिन के पुलिस रिमांड पे, तो शायद हमें आगे पता चलेगा। एज ग्रुप यंगस्टर्स हैं, अच्छे इंग्लिश बोलने वाले लड़के और लड़कियां हैं और पढ़े लिखे भी हैं, IT में भी ग्रेजुएट हैं, तो काफ़ी पढ़े लिखे से बच्चे हैं। ये यहाँ पे 4 जो अभी वाले सर्च में 4 अलग अलग फ्लैट्स में ये अलग अलग एरिया में रह रहे थे और एक साथ हमने चारों फ्लैट्स के ऊपर सर्च करी और हमें 21 बंदे वहाँ से पकड़े गए। उनके पास से हमें 20 लैपटॉप्स और 1,40,000 ये हमें वहाँ से बरामद की हुई है। आज किरण रिजिजू साहब केंद्रीय मंत्री ने जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट में लाने का काम किया है, सभी लोग और खास करके मुस्लिम समाज के लोग इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। ये एक प्रो गुड गवर्नेंस, प्रो ट्रांसपेरेंसी, प्रो विमेन, प्रो पार्टिसिपेशन, प्रो इंक्लूसिविटी और प्रो पुअर मुस्लिम कदम है। ये एंटी लैंड ग्रैबिंग, ये एंटी लैंड माफिया और एंटी करप्शन है, इसीलिए हम इसका स्वागत करते हैं। लंबे समय से मुस्लिम समाज की यह मांग थी कि इस पूरे वक्फ के सिस्टम में, जिसमें लाखों एकड़ की प्रॉपर्टी है परंतु आमदनी 200 करोड़ से कम है, उसमें पारदर्शिता है, उसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन है, आगा खानी, बोहरी, पसमानदा, बाकी मुस्लिम तबके भी इसमें शामिल हो और जो संपत्ति मुसलमानों की है उसका इस्तेमाल मुसलमानों के लिए हो, ना कि किसी गिरोह के लिए जो पारिवारिक रूप से और पॉलिटिकल रूप से संपन्न है और वो पॉलिटिकल आकाओं के साथ मिलकर इन जमीनों पर कब्जा करता है। कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति के चलते जिस प्रकार से असीमित ताकतें वक्फ बोर्ड को वक्फ कानून में दी थी, वो ताकतें संविधान सम्मत और प्रिंसिपल्स और नेचुरल सम्मत नहीं थी। किसी भी प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार जमा लेना, फिर सामने वाले को प्रूव करना पड़े कि ये उनकी प्रॉपर्टी है, जाकर वहां पर कोर्ट में नहीं बल्कि ट्राइब्यूनल में करना पड़े, ऐसे कई सेक्शंस थे। सेक्शन 3, सेक्शन 85, सेक्शन 83, 86, 40, बहुत सारे सेक्शंस थे जिनका संशोधन किया है और जिनको संविधान के साथ तालमेल में लाया गया। ऐसे कोई कानून हिंदुओं के, पारसियों के, जैनियों के, बुद्धिस्टों के और दूसरे धर्मों के नहीं है। केवल एक धर्म को, एक वर्ग को
तुष्टीकरण की राजनीति के लिए खुश करने के लिए इस प्रकार का कानून बनाया गया था। और इसी के चलते ऐसे रेडिकुलस क्लेम्स भी हैं। ताजमहल पे कभी क्लेम कर दिया गया, कभी क्लेम कर दिया गया तमिलनाडु के गांव पर जो 1500 साल पुराना जिसमें मंदिर है, या कड़ी सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेडक्वार्टर को क्लेम कर दिया गया। ये सारी चीजें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट तक भी जब पहुंची तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज ने भी इस पर खरी खोटी सुनाई। आज सभी मुसलमान इसके पक्ष में, दरगाह के जो लोग हैं, सज्जादा नशीन है प्रमुख दरगाहों के, उन्होंने स्वागत किया है, क्योंकि सबसे ज्यादा भुगतभोगी वो इसी के हैं। वक्फ बोर्ड अतिक्रमण उन्हीं की जमीन को कर रहा था। ये एंटी मुस्लिम नहीं है, परंतु इंडिया अलायंस के कुछ नेता इसे एंटी मुस्लिम कहे जा रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा सीए आएगा तो नागरिकता छीन जाएगी, एक की भी नागरिकता नहीं। अब ये कह रहे हैं कि ये कानून आएगा तो वक्फ एक्ट की वजह से जमीनें मुसलमानों की छीन जाएगी। ये उसी प्रकार का झूठ है। बहकाना, भड़काना, चिल्लाना कमेटी है ये, बीबीसी कमेटी। इनको अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए और जो सुधार लगातार की मांग करने के बाद सच्चर कमेटी रिपोर्ट, 9 जेपीसी रिपोर्ट जिसको के रहमान खान ने हेड किया था, अनेकों कंसल्टेशन दिल्ली, पटना, मुंबई, लखनऊ में हुए, जिसपे कहा गया था ट्रांसपेरेंसी आए, मॉनिटरिंग हो, वेरिफिकेशन हो, पावर सीमित किए जाए। जिस प्रकार से आज उसको लागू किया जा रहा है, डिजिटाइजेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और देखिए, विडंबना की बात यह है कि विदेशों में भी, मुस्लिम देशों में भी, ओमान, सऊदी, तुर्की, सीरिया, इधर भी इतने सख्त कानून नहीं है वक्फ, इतने ज्यादा ताकतवर कानून नहीं है। उधर भी मॉडर्न कानून है, पर यहां पर विरोध किया जा रहा है केवल तुष्टीकरण की राजनीति के चलते। ये बंद होना चाहिए। एक बार फिर से किरण रिजिजू साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये हमारे 26 वरिष्ठ नेता प्रदेश कांग्रेस के यहाँ पर आए थे और फिर से आज एक बार आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी ने बैठक ली है। सभी लोगों से रूबरू हुए हैं और सभी से जो फीडबैक लेना है कि कैसे हमें चुनाव में जाना चाहिए, कौन से मुद्दे प्रमुख होंगे, क्या संगठन की तैयारी है, कैसे गठबंधन में हमें आगे बढ़ना है, जो सरकार में हमने वायदे किए थे वो कहाँ तक हम लोगों ने पूरा किया, उन सारी बातों पर चर्चा हुई है। सभी लोगों से, सभी जो राजनीति में जो तय चीज़ें होती है, जातीय समीकरण, सामाजिक समीकरण, सारी चीज़ों पर चर्चा हुई है। हम समझते हैं कि बहुत अच्छी चर्चा हुई है और उसका परिणाम अच्छा आएगा। सर, सीट बंटवारे को लेकर आप लोगों की क्या रणनीति है? देखिए, सीट बंटवारा कोई महत्वपूर्ण मुद्दा अभी के समय में नहीं है, चूंकि हम लोग एक गठबंधन के तहत सरकार चला रहे हैं और गठबंधन में पहले से सारी चीज़ें तय है, तो हमें नहीं लगता है कहीं कोई दिक्कत की बात है। ये निश्चित रूप से लोगों के मन में संशय रहता है और विशेषकर पत्रकार मित्रों का भी जो संशय रहता है वो इंडिया गठबंधन को लेकर रहता है। एनडीए गठबंधन में वहाँ घमासान मचा हुआ है। जदयू अलग दावा ठोक रहा है, हम अलग दावा ठोक रहा है, चिराग पासवान अलग दावा ठोक रहे हैं, आजसू अलग दावा ठोक रहा है। हमें लगता है कि इस बार अगर जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं, उनके तमाम घटक दल के जो नेता, महत्वपूर्ण नेता झारखंड जिस तरह से पहुंच रहे हैं, उससे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मात्र 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सभी को नमस्ते। मैं आज बहुत खुश हूँ आज की परफॉर्मेंस में और सबको जानते हैं कि प्लेयर के साथ कुछ न कुछ होते रहते हैं, तो मैं काफ़ी इंजरी और बहुत सारी चीज़ मैं फेस कर रही थी। सबको पता है रियो में मेरा फर्स्ट ओलंपिक थी, उसमें मुझे क्या हुआ था, कैसा मिस हो गई थी मेरा मेडल हाथ से। तो ऐसे ही हर प्लेयर्स के साथ किस्मत होते हैं कि कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। रियो में फेल हुआ था मेडल हाथ से होते होते, पर उसके बाद मैंने वर्ल्ड चैम्पियन बनी और उसके बाद टोक्यो ओलंपिक में मैंने इंडिया के लिए सिल्वर मेडल पहली बार दिया था। पूरा कोशिश की थी मेरी तरफ से, इस बार भी मैं पूरा मेरी तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस देके इंडिया के लिए मेडल जीतने के लिए फिर से, पर काफ़ी इंजरी भी हुआ था। सबको पता है एशियन गेम्स में मेरा क्या हाल हो गई थी। मैं इंजरी में 4-5 मंथ्स पूरा रिहैब में चले गई थी। बहुत कम टाइमिंग थी मेरे पास इंजरी को रिकवर करने के लिए, पर
मेरी तरफ से मैं पूरा, और मेरे कोच की तरफ पूरा, मेरे वेलिफ्टिंग फैमिली की तरफ से मैं कोशिश किया था कि इस बार भी अच्छा परफॉर्मेंस है कि मैं इंडिया के लिए मेडल देने के लिए, पर मेरा किस्मत में नहीं था। आज सबके साथ होते हैं, हर प्लेयर के साथ कुछ न कुछ तो होते रहते हैं, तो आज मेरा किस्मत भी ख़राब थी और फीमेल का प्रॉब्लम भी थी। आज मेरा 3rd डे है, लास्ट ओलंपिक में भी मेरा 2nd डे था, आज 3rd डे है, तो इसकी वजह से भी थोड़ा सा बॉडी में फ़र्क तो पड़ती है। पर मेरी तरफ से मैं पूरा कोशिश किया था कि एक मेडल तो जीतने के लिए, पर मेरा हाथ से निकल गई, मेरा किस्मत में आज नहीं था। ये मेडल जीतना हारना ये हमारी साथ रहते हैं और किस्मत में रहते हैं, तो मैं पूरा कोशिश किया। ये परफॉर्मेंस में मैं बहुत खुश हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं पूरा कोशिश करूँगी इंडिया के लिए मेडल जीतने के लिए, देने के लिए। मेरी तरफ से मैं हर टाइम कोशिश करते रहूँगी। बस इस बार मैं मेडल नहीं ले पाई, इसके लिए सबको माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैं मेडल नहीं दे पाया, पर मैं आने वाली हर कंपटीशन में इससे भी ज़्यादा और बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए मेरी तरफ से पूरा कोशिश करूँगी। बैड कॉप के लिए अच्छा था, बहुत ही ऐसे फिल्मी सेंसिबिलिटी से बनाई गई एक सीरीज़ है वो, और जिसमें अनुराग कश्यप के साथ एक्टिंग करने का मुझे अवसर मिला था। ही इज़ बीन माई डायरेक्टर, ही इज़ बीन माई प्रोड्यूसर, बट ही इज़ बीन माई को एक्टर एंड कॉलीग ऑल्सो नाउ। बड़ा अच्छा आया, उनके साथ समय बिताने का बहुत अवसर मिला था, बहुत गप्पेबाजी की हमने। एंड आदित्य के साथ तो ये मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है, एक फिल्म भी कर चुका हूँ, कमांडो 3। वो एंटरटेनिंग और मज़ेदार चीज़ें ही बनाना चाहते हैं और कुछ उनका मोटिव नहीं होता है। ही वांट्स पीपल टू हैव अ गुड टाइम। तो इससे पहले एक पुलिस का रोल किया था मैंने, जो बहुत ही एक रियलिस्टिक पुलिस ऑफिसर का रोल था दहाड़ में, और यहाँ पे एक फिल्मी पुलिस ऑफिसर का भी करने का मौका मिला। आई थॉरली एंजॉयड। एक डाइवर्सिटी, एक वर्सिटैलिटी क्रिएट होता है उससे मेरे करियर। जो किरदार में मुझे पर्सनली इंटरेस्ट है करने में, तो मैं नहीं सोचता हूँ कि ये हीरो विलन है क्या है। इफ़ आई एम जेन्युइनली इंटरेस्टेड तो मैं उसे एक्सप्लोर करता हूँ, और तैयारी के लिए कुछ समय चाहिए होता है। आई सेलेक्ट जनरली फर्स्ट, जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगना चाहिए मुझे रोल, और फिर मुझे लगना चाहिए कि प्रोजेक्ट मेरे करियर के लिए अच्छा होगा। क्रिटिसिज्म इज़ इम्पॉर्टेंट, आपको समझ में आता है कि हाँ ठीक है, ऑडियंस क्रिटिसिज्म इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कि कई बार हमें पता नहीं होता है कि क्यों पसंद आ रहा है, क्यों नहीं पसंद आ रहा है। सो इट्स फाइन, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। कुछ जितना ज़रूरी है उतना मैं पढ़ के लेता हूँ, जो ज़रूरी नहीं है मैं छोड़ देता हूँ। ये फालतू का क्रिटिसिज्म सब मैं छोड़ देता हूँ, मैं ध्यान ही नहीं देता उसके ऊपर। नेपोटिज्म इज़ अ प्रिविलेज दैट एवरीबडी हैव द प्रिविलेज ना। जैसे मेरा प्रिविलेज क्या था कि मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा, मेरे माँ बाप का घर मेरे पैसे से नहीं चल रहा है अभी भी। कभी भी मैं इकलौता बच्चा हूँ ना, मेरे बाप ने, हमारी माँ काफ़ी बीमार रहती है, कभी ये नहीं बोला कि मत जाओ, हमारा क्या होगा, रहो, हमारा ख्याल कौन रखेगा, कभी नहीं कहा उन्होंने। ये मेरा प्रिविलेज है, उन्होंने मुझे करने दिया जो मुझे करना था। और कुछ लोगों के पास प्रिविलेज होता है कि उनके पास एक्सेस होता है, उनके पास नॉलेज होता है कि ये इंडस्ट्री कैसे काम करता है, तौर तरीके क्या हैं, इसके बिजनेस के, थिएट्रिकल रिलीज का बिजनेस मॉडल क्या है, इसकी समझ होती है उनके पास। पीआर कैसे वर्क करता है, परसेप्शंस कितना इंपॉर्टेंट है, क्या है सिस्टम अवार्ड फंक्शंस का, ये सब का, हर चीज़ का, ये पहले से उनको पता होता है, क्योंकि इसी माहौल में पले बड़े हैं। मेरे जैसे लोग आके सीखते हैं, हमको सीखना पड़ता है, ये नहीं है हमारे पास। ये और वो एक्सेसिबिलिटी, ये छोड़ के और कुछ नहीं है। बाकी आपको साबित करना पड़ेगा, बाकी आपको साबित करना पड़ेगा। आपको जितने भी, कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, ये वो है, ये तो आप फजूल की बातें हैं। चाहे जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ किसी को दे दें, अगर ऑडियंस को आप पसंद नहीं आ रहे हैं, आपकी फिल्में नहीं चल रही हैं, तो यू फील। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आते हैं, जो सक्सेसफुल नहीं हो पाए एज एक्टर्स या एज डायरेक्टर्स। बहुत लोग हैं ऐसे वहाँ पे, और ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो बाहर से आए थे। शाहरुख खान भी वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल्स, वो कुछ नहीं से आए थे, वो इतना बड़ा नाम, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स इन द वर्ल्ड बने हैं वो। तो रामलीला में बहुत समय देना पड़ता है, बिकॉज मिस्टर बंसाली टेक्स हिज टाइम। तो आपको बहुत पेशेंस से काम करना होता है। कब आपका शॉट लगेगा, कितने दिन लगेंगे एक सीन में, उसके लिए आपको समय बनाना पड़ता है। फटाफट काम करके घर जाना है, ऐसा आपका अगर मिजाज है तो नहीं कर पाएंगे। बहुत पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है, और काफ़ी डिमांडिंग भी हो। बड़े पैशनेट आदमी हैं, आपके काम, खुद के काम को लेके बड़े पैशनेट हैं, खुद की फिल्मों को लेके, और वो डिमांड भी करते हैं लोगों से। तो कई बार इस चीज़ से फ्रिक्शंस भी क्रिएट होते हैं। बट बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था जो भी मैंने, और हर डायरेक्टर के साथ कुछ नया एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि उनका कहानी कहने के अंदाज अलग होते हैं। उस एक कहानी के बारे में, किरदार के बारे में, उनका लैंग्वेज, विजुअल लैंग्वेज डिफरेंट होता है, उनका ग्रामर, फिल्म मेकिंग ग्रामर डिफरेंट होता है।
और इसमें अपने आप को ढालना अच्छा लगता है मुझे, और सीखने भी मिलता है, एक नया तजुर्बा भी मिलता है, और कई बार उस दिशा में वो पुश भी होता हूँ जो दिशा में मैं नेचुरली शायद ना जाऊँ, तो दे पुश मी इन दैट डायरेक्शन। उसमें एक अनुभव, नया चीज़ कुछ करने का अनुभव भी मिलता है। हाँ, सबसे जाना माना फिल्म मेरा हंटर ही है। आई रियली एन्जॉयड। वो कई सारे लोग जो उस फिल्म के दौरान मेरे साथ काम किए वो मेरे दोस्त हैं, जैसे राधिका, हर्षवर्धन, सब मेरे दोस्त बन गए हैं। वी स्टिल स्टे इन टच, और साल में एक बार अब हम लोग मिलते हैं। हंटर ग्रुप, हंटर व्हाट्सएप ग्रुप मेरा भी है तो हम लोग साल में एक बार मिलते हैं। तो 2015 में, तो अगला साल वो 10वां सालगिरह होगा। सो वी वांट टू गो बैक टू पुणे, बिकॉज पुणे में शूट हुई थी वो, और वही होटल जहाँ पे हम लोग रुके थे वहाँ पे रूम लेके आई थिंक ऐसे 2-3 दिन कुछ ऐसे बैठ के बातें करें। अभी तो सब लोग अयाशी वयाशी कुछ नहीं है, ऐसे सब लोग बात करें, क्या करेंगे, कुछ खाया जाए, नहीं कुछ भी ड्रिंक्स, ऐसे कुछ, ऐसे थोड़ा टाइम पास करके आ जाएंगे टू सेलिब्रेट द 10 years। इट्स गिवन लॉट टू मी इन टर्म्स ऑफ लाइक ब्रांड वैल्यू। अगर किसी चीज़ का है मेरे काम को लेके तो वो हंटर का है। अभी भी हंटर 2 कब आ रहा है, ये सीक्वल कब आ रहा है, ऐसे लोगों को थोड़ा एक्साइटमेंट है उसको चीज़ को लेकर। तो मुझे लगता है कि अगर बनेगा नहीं, बट एक ब्रांड वैल्यू है उसका, है वो ज़रूर है। और बड़े अच्छे लोग थे, दोबारा से काम करने भी मिला कई लोगों के साथ में। इट वॉज अ वंडरफुल प्रोसेस। 2 दिन शूटिंग रुक गई थी जब बाड़ा साहब गुजर गए थे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट it was a wonderful process. Very professional, very respectful, very hard working. एक बच्चों की फिल्म है जो मेलबर्न में दिखाई जा रही है अभी, लिटिल थॉमस। वो आई थिंक ये साल या अगले साल यहाँ पे भी रिलीज होगी थिएट्रिकल। मैं 1 at a टाइम ही करता हूँ, तो है कुछ प्रोजेक्ट्स। तो फिलहाल एक की शूटिंग चल रही है, तो बीच में 1 महीने का गैप है। थैंक यू। लोगों को काफी उम्मीदें, गोल्ड आने की उम्मीद। बिल्कुल, बड़े उत्साहित हैं हम लोग कि भाई रात के कब 11:55 होते हैं। सभी गांव वाले भी उत्साह में घूम रहे हैं। भाई जैसे ही 11:55 होंगे तो वैसे ही सभी लोगों की एक जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरने की नींद पूरी जी जान लगा देगा। तो कैसी तैयारियां हैं? तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं। अभी स्क्रीन बाहर गली में लगेगा बैठक में, और सभी लोग उत्साहित हैं। भाई कुर्सी का है, मतलब हर चीज का प्रबंध हम लोगों ने किया हुआ है। जो विनेश ने संन्यास की बात करी उसको कैसे देखते हैं? विनेश का जैसे मतलब एक कैरियर एक किस्म का रुक सी गया है। जो उसे उम्मीदें थी एकदम, पता नहीं क्या वो वेट का कोई उनके साथ हुआ है, तो उसको लेके मतलब एकदम पूरे भारत को ये झटका सा लगा है। ऐसा होना नहीं चाहिए था हमारे हिसाब से। तो मतलब ये मेडल अपना पक्का था, और हमारे हिसाब से तो ये गलत हुआ है। देखा नहीं है हमने, हम उनको कह रहे हैं अभी हम ऑब्जेक्ट करेंगे और एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी करे और चर्चा होनी चाहिए। पहले से डायरेक्ट बिल नहीं ला सकते, हम ऑब्जेक्ट करेंगे और इधर स्टैंडिंग कमेटी भेजे और या जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी करे उसकी। Then the government is also saying that we are not taking away the land. It's just that we want them to be efficiently managed and also come under the system of revenue. They should be registered. They should be. Nobody is against accountability in this country. This country is made and built by very honest people. So the point I'm making is that we all need time. They've just given us the bill. Either send it to standing committee for more deliberations or make a joint parliamentary committee. क्या आप लोग विरोध करेंगे मैडम इस बिल का? क्या कहेंगे आप? उनका जो दुख है वो हम सब समझ सकते हैं, निराशा हम सब समझ सकते हैं, लेकिन निराशा से ही आगे उठना चाहिए। उनके साथ जो हुआ, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, पूरा देश जानना चाहेगा। वो तो शायद नहीं बोल पाई हैं, लेकिन पूरा देश जानना चाहेगा कि पूरी टीम क्या कर रही थी, उनको सपोर्ट क्यों नहीं मिला, क्या कारण हुआ। ये सभी एथलीट करते हैं, सबको मालूम है, ये सब चीज़ें होती हैं इसमें गेम में, लेकिन उनके साथ ऐसा क्यों हुआ ये तो देश को पूछना पड़ेगा कि टीम ने उनको लेट डाउन किया, किसने उनको लेट डाउन किया। हम तो यही कहेंगे कि हमारी बिटियां हैं, देश की बिटियां हैं, हरियाणा की बिटियां हैं, उनका संघर्ष हर तरह का सबने देखा है, चाहे सड़क पर उन्हें घसीटा गया हो, चाहे उसके बाद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, प्रूव करके दिखाया, और जो फाइनल प्रूफ गोल्ड मेडल आना था वो पूरे देश के हाथ से और बिटिया के हाथ से कैसे छीना गया। हिम्मत ना हारें,
आगे बढ़ें, पूरा देश उनके साथ है। मैम, उन्होंने अपील भी करी है ओलंपिक एसोसिएशन के सामने कि या तो पुनर्विचार किया जाए बाउट पे, नहीं तो उनको सिल्वर मेडल के लिए कंसीडर किया जाए। आपको क्या देखो, उसमें तो हम सरकार को भी करना चाहिए और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को आगे बढ़कर वहाँ पर विपक्ष रखना चाहिए, तो ये बिल्कुल होना चाहिए। अभी देखेंगे व्हाट इज हैपनिंग नाउ, जब बातचीत चल रही है अभी। मैम, वक्फ बोर्ड पे एक बिल लाया गया है और उसके भी अपोजिशन विरोध कर रहा है, आप अभी जो विपक्ष के लोग हर चीज पे विरोध करते रहेंगे, यही उनका काम है, तो वो अच्छी चीज को भी बुराई कहते हैं। अभी प्रधानमंत्री हमारे इतने अच्छे अच्छे स्कीम्स लाए हैं, सब चीज उनको गलत लग रहा है। अभी वही वो लोग लाएंगे तो उनको ठीक लगेगा। तो ये तो चलता रहता है, अभी हम भी झेल रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कितने पिछले 10 साल से। Venus Fogart resigned from her wrestling on that issue. I feel very sad. The country is getting Yeah, I feel very sad. Just resigned from wrestling, and she said that she is very hurt with the issue. Yes, because she came up to the point and for 100 grams it's happened. So it's very sad overall. I feel sad for the whole. Okay. What board bill has been introduced? No, I really do not know. No. I have a meeting there at 12:45. Please. करोड़ों दुनिया वासियों का दिल जीता है। अगर हारा तो स्पोर्ट्स का सिस्टम हारा है। और आज विनेश को ना सिर्फ एक गोल्ड मेडल जो खिलाड़ी जीत के आए, उतनी सुविधाएं और देनी चाहिए सरकार द्वारा, क्योंकि वर्चुअली वो गोल्ड मेडल जीत गई थी, उनको उस अपॉर्चुनिटी डिनाई किया गया। उसके साथ साथ जो हुड्डा साहब ने जो बात कही है कि आज हमारे पास संख्या बल तो नहीं है हरियाणा में कांग्रेस के पास, लेकिन जो मेरी जो सीट रिक्त हुई है उसके लिए कोई अगर उपयुक्त आदमी कोई संसद में आने के लिए आज देश में है तो विनेश है, क्योंकि वो दुनिया और देशवासियों की प्रेरणा, साहस और संघर्ष क्षमता के प्रतीक के रूप में उभर के वो आई हैं। तो उनके लिए उनको कंसिडर किया जाए और मैं उनकी हुड्डा साहब की बात का पूर्णतः समर्थन भी करता हूं और मैं आग्रह भी करता हूं सभी हरियाणा के राजनीतिक दल इस बात पर गंभीरता से विचार करें। सदन में भी आज राज्यसभा में जिस तरह से उसके ऊपर चर्चा होने की मांग किया जा रहा था, लेकिन ये अलाउ नहीं किया गया कि चर्चा हो विनेश के मामले को लेकर के सदन में। देखिए, तो आप देख ही रहे हैं क्या चल रहा है। सर, आपकी दो देखिए, बेंगलोर एक तरह से कई सारे सेक्टर में व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से, निवेशकों की दृष्टि से बहुत अच्छी रिच वाला अपने आप में स्थान है। ऐसे में यहाँ से भी एक भाई की तरह मध्य प्रदेश में भी लोग इन्वेस्ट करें और कर्नाटक से भी जुड़े रहे, इस भाव के आधार पर ही हमने अपनी बात कही है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कई सारे लोग पहले से ही काम कर रहे हैं, जिनका यहाँ भी काम है, वहाँ भी काम है, और कई सारी इंडस्ट्रियाँ यहाँ से अपने गुड्स बना करके वहाँ सप्लाई करती है, तो उनको भी स्थान देना और भविष्य की दृष्टि से अलग अलग क्षेत्रों में खास करके आईटी सेक्टर से लगा करके एनर्जी, माइनिंग, ऐसे कई सेक्टर जिसमें बड़ी संभावना है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि कल से आज तक मैं कई सारे अलग अलग निवेशकों से मिला हूँ, उद्योगपतियों से मिला हूँ और सर्विस सेक्टर के लोगों से भी मिला हूँ। सब ने बहुत उत्साह दिखाया है। सरकार सब तरह से मदद करने को तैयार है। हम सब मिलकर के बेंगलोर को, कर्नाटक को भी आगे बढ़ाएं और मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ाएं। ये मिलजुल करके व्यापार व्यवसाय के नए मार्ग खोलने के लिए मैं आया हूँ। तो मुझे संतोष है, लगातार सभी प्रकार के लोगों ने इसमें उत्साह दिखाया। सर, आपने तेजस को बहुत करीब से देखा, HAL का दौरा किया आपने, क्या मध्य प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर बनाने के प्लान्स? उनके प्रस्ताव आ रहे हैं, तो उस पर भी उनके अलावा भी बाकी और सेक्टर के लोग भी काफ़ी बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में निवेश करने को तैयार है। इसी महीने 28 तारीख को हमारे रीजनल कॉन्क्लेव ग्वालियर में होने वाली है, वहाँ भी मैं आने के लिए लोगों को निमंत्रण दे रहा हूँ। आने वाली फरवरी में इंटरनेशनल कॉन्क्लेव होने वाली है। कुल मिलाकर के निवेश के लिए लगातार माहौल बन रहा है। मैं पिछले महीने कोयम्बटूर गया था, उसके लिए मुंबई गया था। पूरे देश के अलग अलग राज्यों में हम दौरा कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को लेकर बात भी कर रहे हैं। हर जगह से अनुकूल प्रस्ताव आ रहे हैं। सर, हम जो है दक्षिण के अगर शहरों की बात करें, जैसे हैदराबाद जैसे शहर है, IT से लगातार जो है काफ़ी कंपनीज जो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है। मध्य प्रदेश में क्या ऐसा देखा जाएगा कि आने वाले दिनों में स्टार्टअप सिटी और IT सिटी जैसी कोई शहर जो है वो देखने को मिले? निश्चित रूप से इसकी संभावना पूरी है और हम ये आश्वस्त कर रहे हैं कि
जैसे मध्य प्रदेश में सभी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे हैं, लाइन ऑर्डर की कोई परेशानी नहीं है, एनर्जी हमारी सरप्लस है, बहुत संभावना जिसमें ये सारी अनुकूलता जिसके भरोसे से वो भविष्य में इसी प्रकार से आगे बढ़े, ऐसे मध्य प्रदेश को इसी संभावना को लेकर आए। दूसरी लड़ाई वो ओलंपिक जो है एसोसिएशन उससे लड़ रही हैं, अपील करिए वहाँ पे, कैसे देखते हैं? शेरनी कभी हारती नहीं। भावनात्मक तरीके से इस देश की बेटी विनेश ने, जिसने देश की आन के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, रिटायरमेंट अनाउंस जरूर की है, पर पूरे देश को ये उम्मीद है कि देश की ये बेटी फिर उठेगी और लड़ेगी। ये उनके परिवार नहीं, 140 करोड़ देशवासियों के परिवार की ये उनको अपील है। पर मैं एक बात और कहूंगा, देश की सरकार क्यों मौन धारण किए है? रूल बड़ा सीधा है, वो रूल ये है, रूल 11, इसकी प्रतिलिपि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अगर आप विनेश फोगाट का वजन 50 किलोग्राम से कम था तो ही तो 6 अगस्त को वो 3 बाउट लड़ी, प्री क्वार्टर, क्वार्टर और सेमीफाइनल, और तीनों बाउट जीती, तो ऑटोमेटिक उनको सिल्वर मेडल मिल गया। नेक्स्ट दिन जब दोबारा वजन किया तो तथाकथित तरीके से उनका 100 ग्राम वजन कम था। तो क्या वो वजन जो अगले दिन अगर ज्यादा था, 100 ग्राम ज्यादा था, माफ कीजिए, अगर अगले दिन वजन ज्यादा हो तो पिछले दिन पे वो कैसे लागू होगा? ये कौन सा रूल है? इसलिए देश की सरकार को खड़े होकर, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को खड़े होकर, हमारी रेसलिंग एसोसिएशन को खड़े होकर, सबको इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन से बात करनी चाहिए। ये विनेश फोगाट का मामला नहीं, ये मेडल देश का है, विनेश का नहीं। जिस दिन प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार ये बात समझ पाएगी, ये रूल सरासर अगर है तो गलत है, ये ओलंपिक की जो स्पिरिट है कि सबसे अच्छा खिलाड़ी जीते, मे द बेस्ट स्पोर्ट्स स्पिरिट विन, ये उसके भी बरखिलाफ है। इस प्रकार का कोई कानून लागू हो ही नहीं सकता। अगर भारत सरकार चाहेगी तो सिल्वर मेडल विनेश को अवश्य मिलेगा। लेकिन सरकार कह रही है कि विपक्ष राजनीति भी कर रहा है और इसीलिए इस तरीके की उनको सफाई देनी पड़ रही है। कल स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने अपनी बात भी रखी है, इस तरीके से इस पे क्या कहें? इस देश का दुर्भाग्य है कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर बोल रहे हैं हम 17 लाख रुपया खर्च किए। क्या 17 लाख रुपए से इस देश का प्रेस्टीज और मेडल वापिस आ जाएगा? अगर मोदी सरकार को ये लगता है 17 लाख खर्च किए, बड़ा एहसान किया, तो इस देश के लोग 1700 लाख इकट्ठे करके उनकी झोली में वापस डाल देंगे। आप विनेश को वो सिल्वर मेडल देश को दिलवा दीजिए। हरियाणा की सरकार ने तो कहा है कि जो उसका मान सम्मान किया जाएगा, नायब सिंह सैनी जी ने कहा है कि जो मान सम्मान एक मेडलिस्ट का किया जाता है उसका किया जाएगा, और जो सिल्वर मेडलिस्ट को जो सुविधाएं दी जाती है वो दी जाएगी। मगरमच्छी आंसू बंद करें। दिनेश गोल्ड मेडल की हकदार है, वो लड़ती तो गोल्ड मेडल जीतती, सिल्वर मेडल उसका है। ये दिलवाना जिम्मेवारी है भारत सरकार की। अगर देश के प्रधानमंत्री रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं तो वो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन को अपील करके हमारा मेडल, जो हमारा अधिकार है, ये मेडल देश का है, विनेश का नहीं, वो मेडल वापस क्यों नहीं मिल सकता? जबकि इस रूल में सरासर ये रूल ही अपने आप में गलत है। अगर आपका वजन अगले दिन 100 ग्राम बढ़ भी गया तो वो पिछले दिन पे कैसे लागू होगा जब आपका वजन सही था? मेरा एक सीधा सवाल देश की सरकार को है, अपील भी है प्रधानमंत्री जी को कि सब राजनीति छोड़कर, सब भेदभाव छोड़कर, बृजभूषण शरण सिंह की उन्होंने मुखालफत की, जो बीजेपी के चहेते सांसद थे, उन सब बातों को छोड़कर, दिल्ली पुलिस का जो मुकदमा दर्ज करवाया मोदी सरकार ने, उसे भी छोड़कर सीधे सीधे अब इस देश का मेडल वापस लेकर आए। Government of India has instructed state government to secure the Indo-Bangladesh border completely, so that no one can come inside the country. Accordingly, Assam government is maintaining strict vigil in the border area, and as of now, no one has entered into our country except those who have valid passport and visa
and genuine and bona fide citizen of this country. However, I do hope that Government of India will do everything possible, and I am sure that Prime Minister is already doing it to ensure safety and security of the Hindu, Sikhs, Jain, Buddhist people, Christian people in Bangladesh. मैं अध्यक्ष जी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपका। मैं माननीय सदस्य एन.के. प्रमाचंद्रन जी ने जो कहा और माननीय सदस्यों ने जो कहा, मैं उससे अपनी बात को जोड़ता हूं। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज़ हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। कोई अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। एक मिनट प्लीज। ये इसलिए लाया जा रहा अध्यक्ष महोदय, अभी हारे हैं अध्यक्ष महोदय, अभी हारे हैं। और दरअसल ये चाहते हैं नो रिकॉर्ड में नहीं जा रहा आपका, कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। नाम बुलाइए सर। श्रीमती सुप्रिया सुले। Sir, I stand here on behalf of the NCP vehemently requesting the government either to withdraw the bill completely. That is our request to this government, because no detailed consultations have been done with people who actually are running this organization today. So I request with full humility to this government to either withdraw it, and if they do not want to withdraw it, at least send it to a standing committee or make a committee together of the entire all-party meeting and then do it. Please do not push agendas without consultations. I will not repeat a single point which earlier my kid, but the sad part is this, that we did not find about this bill from the parliament. We found out about this bill from the media. So is this the new way of this government working? कि पहले मीडिया को बताएंगे फिर पार्लियामेंट होगा, तो हम पढ़ के पार्लियामेंट पहले मीडिया में बताएंगे पहले? What is this new work of starting, sir? So you are insulting the parliament as a system and a democracy which we are also proud of. So our parliament has been undermined here. So you think we have no problem if you are leaking things to media? But don't do selectively. This office, this is a temple of democracy. We take our job very seriously. So please inform
the parliament first before leaking it selectively to the media is my request. Sir, the other point is that you have deleted section 40. Yeah, please. International agencies have projected, a good growth in global trade vis-a-vis the numbers that we saw last year, and the numbers are given in the footnote. The spillovers from protracted geopolitical tensions, volatility in international financial markets, and geoeconomic fragmentation, however, pose risks on the downside. Taking all these factors into consideration, real GDP growth for 2024-25, that is for the current year, is projected at 7.2%, with Q1 at 7.1%, Q2 at 7.2%, Q3 at 7.3%, and Q4 at 7.2%. Real GDP growth for Q1 25-26, and this is something which we are giving for the first time. Real GDP growth for Q1 of next financial year, that is 2025-26, is projected at 7.2%. The risks are evenly balanced. Now, it may